आज के आपके करंट अफेयर 17 फरवरी 2022 के सबसे पहला करंट अफेयर है इलेक्शन ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। देखो, आपके जो महाराष्ट्र असेंबली है, महाराष्ट्र की लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहां पे 1 साल हो गया है और स्पीकर का ऑफिस खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, वहां पे डिप्टी स्पीकर या बाकी जो आपके और ऑफिसेज होते हैं जैसे चेयरपर्सन, उनके थ्रू ही सारा जो पैनल होता है, पूरा पैनल ऑफ चेयरपर्सन, उनके थ्रू ही सारा हाउस चली जा रहा है। पर अपने आप में स्पीकर वहां पे है नहीं। स्पीकर का ऑफिस है क्या, और ये सारी चीजें मैं शॉर्ट में समझाता हूँ अभी। अपने आप में एक चीज पर याद रखने वाली है इसके साथ, मतलब ये क्यों ये न्यूज इतनी सिग्निफिकेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ना स्पीकर का ऑफिस कभी खाली होना नहीं चाहिए। पर ये खाली इतने लंबे टाइम से पड़ा है, तो यानी कि एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हो रही है। ठीक है, और ये सिर्फ एक स्टेट नहीं, कई स्टेट्स में ऐसी चीजें अक्कर हो रही हैं। तो बहुत सारी स्टेट्स आपकी कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन में चल रही है। ठीक है, तो अगर आपको प्रीलिम्स में कभी ये स्टेटमेंट आए कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक स्पीकर का ऑफिस कभी खाली नहीं हो सकता, वो स्टेटमेंट सही है। पर अगर आपको ये स्टेटमेंट आए कि आज तक ऐसा कोई इंस्टेंस नहीं हुआ जहां पे स्पीकर का ऑफिस खाली रहा हो, वो गलत है। ठीक है, वो न्यूज से ही इनडायरेक्टली ये मतलब निकलता है कि 1 साल से क्यों खाली पड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा इशू है कि उस स्पीकर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिस माना जाता है, खाली है। अब ये स्पीकर होता कौन है? देखो, आपके पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर, चाहे सेंटर में जैसे लोकसभा राज्यसभा जो है, या आपकी स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो है, हमेशा उस हाउस को चलाने के लिए कोई एक हेड होना चाहिए। ये आपका पूरा का पूरा लेट्स सपोज हाउस है। एक आपने पर्सन देखा होगा जो टॉप पे बैठ के सब कुछ कमांड कर रहा होता है, इसी पर्सन को स्पीकर कहते होते हैं। ठीक है, मतलब हर बार ही नहीं, जरूरी नहीं है कि वही बैठा हो, मेन जिसकी ये कुर्सी है वो स्पीकर है। स्पीकर का क्या क्या काम है? स्पीकर का हाउस है, स्पीकर का काम है पूरे हाउस को रेगुलेट करना, उसकी फंक्शनिंग को देखना। कौन सा बिल कितने बजे पेश होना है, कब किसे बोलने का टाइम कितना अलॉट करना है, कब उनका टाइम खत्म हो गया उन्हें इन्फॉर्म करना है। ठीक है, डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है, अगर कभी डिसिप्लिन खराब हुआ तो उनके खिलाफ क्या एक्शन लेना है। ठीक है, ये सारी चीजें स्पीकर डिसाइड करता है। तो इस कारण, क्योंकि अगर आप एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हो और आपकी पार्लियामेंट के अंदर जो टॉप ऑफिस है वही खाली पड़ा हुआ है, तो अपने आप में ये कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन इसलिए मानी जाती है। ठीक है, जिसने सारा हाउस चलाना है, असेंबली चलानी है, बिल पेश करवाने हैं, सब कुछ, वही वहां पे नहीं है, तो ऑब्वियसली एक वायलेशन है। ठीक है, अब ये स्पीकर चुना कैसे जाता है? देखो, जो स्पीकर होता है उसकी इलेक्शन का क्राइटेरिया ये है कि उसने हमेशा मेंबर ऑफ द हाउस होना चाहिए। जैसे महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली है, यानी कि पहले पर्सन को एक एमएलए बनना पड़ेगा महाराष्ट्र में। ठीक है, वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बन गया, लेजिस्लेटिव असेंबली का हिस्सा बन गया। उसके बाद क्या होता है, इलेक्शन भी साथ में मैं बताता हूं। जब आप एमएलए बनते हो, होता क्या है, हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं। हर 5 साल बाद जब इलेक्शन होंगे तो एक न्यू लेजिस्लेटिव असेंबली आएगी। सारे मेंबर नए आए हैं ना, चाहे वो री इलेक्ट होके सेम लोग आ गए हो, पर आए तो नए 5 साल के लिए। तब होता क्या है, तब आपका हाउस एक बार खाली पड़ा होता है। पर जो स्पीकर का ऑफिस है ना, ये कभी भी खाली नहीं हो सकता, और स्पीकर के इलेक्शन कभी करवाने हैं। तो स्टेट के अंदर क्या होता है, जो आपका गवर्नर होता है ना, गवर्नर क्या करेगा, किसी भी, ये जितने भी लोग इलेक्ट होके आए हैं, किसी भी एक पर्सन को एक टेम्पररी पोस्ट दे देता है, जिसे कहते हैं प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम का मतलब ही टेम्पररी होता है। ये जितने भी नए मेंबर आए हैं उनमें से एक बंदे को दे देता है। इस पर्सन को वो कहता है कि देखो, तुम्हारा एक ही काम है। एक काम क्या है कि तुमने सारे लोग जैसे इकट्ठे होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के हाउस में आके सारे बैठते हैं, तुमने सबसे पहले इलेक्शन कंडक्ट करवाने हैं ऑफ स्पीकर, कि अपने सारे लोगों में से, मतलब लेट्स सपोज इस लेजिस्लेटिव असेंबली में 500 लोग हैं। ठीक है, इन 500 लोगों में से तुमने पहले नॉमिनेशन लेनी है कि कौन कौन स्पीकर बनना चाहता है। अब जो जो पर्सन स्पीकर बनना चाहता है, लेट्स सपोज 3 लोग स्पीकर बनना चाहते हैं। ठीक है, इन तीनों में इलेक्शंस होंगे, इन तीनों को चुनेगा ये सारे के सारे बाकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर, इंक्लूडिंग मतलब अपने आप को वोट डालते हैं। ये 500 के 500 लोग वोट डालेंगे,
और जिससे सबसे ज्यादा वोटें मिल जाएंगी वो पर्सन आपका स्पीकर बन जाएगा। क्लियर है? हाँ जी, मेजोरिटी हासिल करनी पड़ती है। ये भी स्पीकर के इलेक्शन भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एक सिस्टम है वोटिंग का। जैसे इनडायरेक्ट इलेक्शंस है, देखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शंस में ये फर्क है। डायरेक्ट इलेक्शंस वो होते हैं जिसमें हम एज अ पीपल ऑफ इंडिया हम वोट डालते हैं, पर स्पीकर को हम नहीं चुन रहे ना, स्पीकर तो कोई भी बन सकता था, ठीक है, इस कारण उन्हें इनडायरेक्ट इलेक्शंस कहते हैं। इंडिया में कहीं पे भी इनडायरेक्ट सिस्टम आएगा, हमेशा याद रखना एक ही सिस्टम फॉलो होता है जिसे कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल, ठीक है। तो ये पूरा एक सिस्टम का नाम है ये पूरा, ठीक है। तो इसलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे याद हो जाएगा। और ये पूरा सिस्टम होता कैसे, काम कैसे करता है, ये पॉलिटी है किसी और करंट अफेयर में, पॉलिटी में तो मतलब करेंगे करेंगे, अगर किसी और करंट अफेयर में आया वहां पे भी करेंगे। फिर इस तरीके से स्पीकर इलेक्ट हो जाता है। अब फिर स्पीकर पूरा का पूरा टाइम अपने ऑफिस पे बैठा रहता है। लेट्स सपोज किसी टाइम पे स्पीकर को ऑफिस से रिमूव करना हो, हटाना हो, इसे हटाया कैसे जा सकता है? देखो, जिन्होंने इलेक्ट किया होता है ना वही हटा सकते हैं। तो ये सारे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स ने इलेक्ट किया था। अगर कोई भी, किसी को भी लगता है कि ये बंदा डिजर्व नहीं करता स्पीकर बनने के लिए, वो किसी भी टाइम पे एक मोशन जारी कर सकता है। मोशन क्या होगा कि मुझे लगता है कि स्पीकर को हटा देना चाहिए। अगर 50% टाई होता है, 50-50 हो गया ना, से बस एक वोट ज्यादा एग्री कर जाती है कि हाँ इस बंदे को हटा देना चाहिए, तो उस पर्सन को रिमूव्ड माना जाता है, ठीक है, कि हटा दिया गया। फिर दोबारा से इलेक्शन होंगे नए बंदे के लिए, नया स्पीकर चुनने का। इसी तरीके से ये 5 साल चलते रहते हैं। अब लेट्स सपोज ऐसा एक फेस आता है जहां पे ये 5 साल खत्म हो गए, अब दोबारा से इलेक्शन अनाउंस हो गए। पर अब जब इलेक्शन हो रहे हैं, जैसे आजकल कई स्टेट्स में इलेक्शन चल रहे हैं, ठीक है, और अभी इलेक्शन खत्म नहीं हुए हैं, तो नई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं बनी है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कहता है कि स्पीकर का हाउस कभी भी, जो स्पीकर है, स्पीकर का ऑफिस कभी भी खाली नहीं होना चाहिए। पर इस फेस में तो ये खाली हो गया, ऐसा नहीं होता। ये जो स्पीकर बना था ना पुरानी असेंबली का, ये इस खाली वाले फेस में भी स्पीकर के ऑफिस पे बैठा रहता है। बाकी सारे लोग चले जाते हैं, मतलब ये ऐसा चले जाने का मतलब ये नहीं कि ये हाउस के अंदर बैठा रहता है, इसके पास औहदा रहता है, वो ऑनर उसके पास बना रहता है कि ये स्पीकर है, ठीक है। जब नई असेंबली, इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, इलेक्शन की काउंटिंग होगी, कोई पार्टी जीत गई, अब पहला सेशन होना है, फर्स्ट सेशन होना है। फर्स्ट सेशन लेट्स सपोज कोई भी डेट लगा लो, 18 फरवरी लगा लो कि पहली बार कोई सेशन होना है। 17 फरवरी के रात के बस 12 बजने से पहले ये पुराना स्पीकर रिजाइन कर जाता है, और अगले दिन अब ऑफिस खाली हुआ तो वही गवर्नर प्रोटेम स्पीकर को इलेक्ट करेगा और वही प्रोसेस दोबारा शुरू हो जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से ये सारी की सारी चीजें होती हैं। क्लियर है? अब दूसरा, स्पीकर जब हाउस में नहीं होता ना, तो एक और पर्सन है जिसे हाउस चलाने की ड्यूटी दी हुई है, वो है आपका डेप्यूटी स्पीकर। डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर के अंडर काम नहीं करता, ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अलग ऑफिस है, ये उसके अंडर नहीं है। ये सिर्फ एक रिप्लेसमेंट है कि जब लेट्स सपोज स्पीकर छुट्टी भी तो मार सकता है, स्पीकर बीमार भी तो हो सकता है, वो भी तो इंसान है, ठीक है। तो अगर वो बीमार हो गया या उसे छुट्टी मारनी पड़ी, कोई भी कारण हो गया, तो उतना टेम्पररी तौर पे उस फेज में आपका डेप्यूटी स्पीकर उस हाउस को चलाता रहे, ठीक है, इसलिए ये चीज की गई है। अब डेप्यूटी स्पीकर के इलेक्शन भी ऐसे होते हैं कि जब आपका स्पीकर चुना गया, स्पीकर कुर्सी पे बैठ गया, स्पीकर फिर अनाउंस करवाता है कि अब डेप्यूटी स्पीकर के इलेक्शन होंगे। डेप्यूटी स्पीकर के लिए वही नॉमिनेशन लेगा, वोटिंग होगी, सेम सिस्टम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से डेप्यूटी स्पीकर चुना जाएगा। जब तक स्पीकर ऊपर कुर्सी पे बैठा होता है, डेप्यूटी स्पीकर बाकी आम लोगों में ही नीचे बैठा होता है, वो एज अ आम एमएलए ही बिहेव करता है,
उसके पास कोई स्पेशल पावर्स नहीं होती। पर जिस दिन स्पीकर नहीं आया हाउस में, उस दिन वो ऊपर जाके बैठ जाता है और वो पूरा हाउस चलाता है। ठीक है, क्लियर है? और उसे भी रिमूव करने का सेम प्रोसेस, और वैसे ही सारी चीजें सेम है, बस सबसे पहले स्पीकर चुना जाता है, उसके बाद डेप्यूटी स्पीकर चुना जाता है। क्लियर है? ये सारी की सारी वोटिंग कैसे होती है, ठीक है, टर्म कितने टाइम का होता है, वैसे तो वही 5 साल का, पर जैसे लोकसभा है, लोकसभा के 5 साल का जब पीरियड पूरा भी हो गया, वो हाउस कभी भी वेकेट नहीं करता, वो तब तक चलता रहता है जब तक नई लोकसभा ना इलेक्ट होकर है। वही लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट्स के अंदर भी। ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे आपकी लिख दी गई हैं, उनकी पावर्स क्या है, सब कुछ क्या है, हर चीज क्लियर है। नेक्स्ट सेकंड करंट अफेयर आपका है क्रिम्सन रोज। ये आपकी एक बटरफ्लाई है। क्रिम्सन रोज बटरफ्लाई क्यों मशहूर है, ये ना आपको कभी प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी बन सकता है। वो कौन सी बटरफ्लाई है जो इंडिया से श्रीलंका फ्लाई करके जाती है, तो बीच का समुद्र क्रॉस करके ये जाती है ये बटरफ्लाई। ठीक है, तो खुद सोचो कि समुद्र की, क्योंकि जहां पे कोस्टल एरिया होता है वहां पे हवा भी बहुत तेज चलती है, तो ये बटरफ्लाईज में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो समुद्र के ऊपर से फ्लाई करके 23 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो ये तमिलनाडु के बिल्कुल कोस्ट पे आती हैं श्रीलंका के लिए, और फिर फ्लाइट लेती हैं और एक ही बारी में श्रीलंका तक पहुंचती है। ठीक है, क्रिम्सन रोज। तो धनुषकोडी आपकी रामेश्वरम आइलैंड है जो आपका तमिलनाडु में, वहां पे धनुषकोडी बीच है, ये वहां पे आती हैं। ठीक है, और वहां से ये फ्लाइट लेती हैं श्रीलंका की तरफ को। क्लियर है? तो ये इसी चीज के लिए मशहूर है। एक लार्ज बटरफ्लाई है, ब्लैक व्हाइट और क्रिम्सन कलर होता है इसका। ठीक है, और ये सी क्रॉस करके श्रीलंका तक माइग्रेट करती है। उतनी कोई लाइफ होती है श्रीलंका में, कुछ टाइम बाद फिर डेथ हो जाएगी ऑब्वियसली, पर ये इनका बहुत ही यूनिक फिनोमेना है कि ये श्रीलंका तक ट्रैवल करती है। क्लियर है? अगला जो करंट अफेयर है वो है जल्लीकट्टू के बारे में। जल्लीकट्टू क्या है, इसके अलावा देखो इंडिया में ना कुछ कैटल फेस्टिवल्स होते हैं, कुछ बुल फेस्टिवल्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके आंध्र प्रदेश, वैसे मेन न्यूज आंध्र प्रदेश के फेस्टिवल के बारे आई हुई थी, आपके पसुवुल्ला पदुंगा, ये आपका आंध्र प्रदेश का कैटल फेस्टिवल है। तो आंध्र प्रदेश और वहां के लोगों का यही कहना है कि ये वायलेंट नहीं होता जैसे कि जल्लीकट्टू होता है। जल्लीकट्टू क्या है, ये तमिलनाडु का फेस्टिवल है। जल्लीकट्टू में क्या होता है, यहां पे आपकी लोग क्या करते हैं, एक जो बुल भाग रहा होता है ना, बुल की बैक पे बैठ के उसके रेस करते हैं। ठीक है, बुल की बैक पे पूरा बैठ के फिर उसके साथ साथ रेस कर रहे होते हैं, कभी नीचे उतर के खुद भागने लग जाते हैं, फिर ऊपर चढ़ के। ठीक है, तुम्हें कभी भी किसी भी पॉइंट के ऊपर तुम्हें अपना बुल को छोड़ना नहीं होता, अगर तुमने छोड़ दिया तुम हार गए। तो उसके चलते सी होता क्या है, और अल्टीमेटली एक बुल रेस है, तो आपके जल्लीकट्टू के ऊपर ना एनिमल क्रूएलिटी के बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि इसके बदले पैसे मिलते हैं, प्राइजेस मिलते हैं, तो लोग खासकर अपने बुल्स को सारी साल ट्रेन करते हैं। ठीक है, वो बार बार, और ट्रेनिंग के टाइम बार बार मारा जाता है, तभी तो वो सीखेंगे। तो ये सारी एनिमल क्रूएलिटी की जो चीजें हैं ना, उसके कारण एक बार जल्लीकट्टू आपका प्रॉपरली बैन भी हो चुका है। ठीक है, ये एक बार बैन हो चुका है, पर 2017 में क्योंकि तमिलनाडु में बहुत नाराजगी हो गई थी, इसे लेके तमिलनाडु में बहुत बड़ा फेस्टिवल मनाया जाता है, तो ये 2017 में ऑर्डिनेंस पास किया और तब से इसे दोबारा कंटिन्यू करवा दिया गया, एज अ स्पोर्ट बना दिया गया इसे। ठीक है, क्लियर है? तो एक तो ये कोशिश होती है कि हमको पकड़े रखो, एक रेस भी होती है इसके अंदर, एक ये भी होता है कि बुल को किसी ना किसी तरीके से रोकना है, तो वो सींग जमीन पे भी घुसाने की कोशिश करते हैं, तो भागते हुए ऐसे छाल मार के ताकि उसका बैलेंस बिगड़े और बुल को गिरा दिया जाए। तो ये पावर के सारे शोज होते हैं इसके अंदर। क्लियर है? अगला जो आपका करंट अफेयर है वो है एक एजेंसी बारे, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के बारे। ये सबसे पहले मैं इस एनर्जी एजेंसी के बारे ही बता दूं,
इंटरनेशनल एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी जो है ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये सरकारों की इंटरनेशनली बनाई गई ऑर्गेनाइजेशन है, ये प्राइवेट एनजीओ नहीं है, ये सरकारों के द्वारा बनाई गई है। इसका मेन काम यही है कि दुनिया में रिन्यूएबल एनर्जी किस तरीके से, क्या फैसिलिटीज से, नॉलेज से किस तरीके से बढ़ाई जाए, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मेन फोकस है। ठीक है, तो ये दुनिया की पहली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस कर रही है, बोथ डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज दोनों में। इंडस्ट्रियलाइज का मतलब डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं जो विकसित देश हैं, और विकासशील जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज है। ठीक है, दोनों के ऊपर फोकस है। 2009 में इसे बनाया गया, तो बहुत ही लेटेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका हेडक्वार्टर मस्दर सिटी अबू धाबी में है। ठीक है, तो आपके ये किसी यूरोपियन कंट्री में नहीं है, नहीं तो आपके हेडक्वार्टर्स अगर आप देखोगे ज्यादातर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के या तो अमेरिका में होते हैं या यूरोपियन किसी न किसी कंट्री में होते हैं, तो ये अबू धाबी में है। ये अपने आप में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और क्योंकि लोग गैस भी मारेंगे तो यूरोपियन कंट्रीज को मारेंगे, तो इस कारण ये इसीलिए ट्रिकी क्वेश्चन यहां से बन सकता है। क्लियर है? ये यूनाइटेड नेशन के ऑब्जर्वर का स्टेटस भी होल्ड करते हैं, तो यूनाइटेड नेशन से जुड़े हुए हैं। ये यूनाइटेड नेशन का पार्ट नहीं है, फर्क समझना। पार्ट का मतलब होता है उसी का एक हिस्सा है, ऑब्जर्वर का मतलब है कि यूनाइटेड नेशन इसे रिकॉग्नाइज करता है कि ऑर्गेनाइजेशन कोई काम कर रही है और वो सराहता है उस काम। ठीक है, वो रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, ये फर्क है इन दोनों चीजों में। क्लियर है? ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की सबसे पहले जो कभी सुझाव भी दिया गया था, फर्स्ट सजेशन, वो 1980 के ब्रंट रिपोर्ट में दिया गया था। ब्रंट रिपोर्ट किस चीज के लिए फेमस है, कभी सुनी है? जो हम आजकल वर्ड यूज करते हैं ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है? देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जुडिशियस यूज, ये लगातार चलते थे। मतलब ऐसा जो आज हमारी, देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये मतलब हुआ जब हम आज की अपनी सारी नीड्स को पूरा कर पाए बिना फ्यूचर जनरेशंस की नीड को कॉम्प्रोमाइज किए बिना। ठीक है, इको फ्रेंडली वो इसी तरीके से, मतलब सस्टेनेबल अपने आप में इन सारी चीजों से बड़ा है कि आज की तुम जनरेशन की सारी जरूरतें पूरी कर पाओ पर बिना फ्यूचर की जनरेशंस को कॉम्प्रोमाइज किए। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं कि सारे पेड़ आज ही काट के रख दिए, आने वाली जनरेशन ऑक्सीजन कहां से लेंगी, पेड़ कहां से लेंगी, कुछ भी नहीं बचा उनके लिए। पर तुम्हें लगा कि आज सारी जरूरत थी, तो ग्रीड ना तुम्हें गाइड करे, तुम आज की अपनी बेसिक जरूरतें अपनी जनरेशन की पूरी कर पाओ, फ्यूचर की जनरेशन बिना कॉम्प्रोमाइज किए, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है। ये वर्ड भी आपके ब्रंट रिपोर्ट ने ही दिया था। ठीक है, क्लियर है? यहां तक कोई भी डाउट? ठीक है, इसके अलावा एक इंडिया के एनजीओ बारे में बताना भी जरूरी है, काउंसिल ऑन एनर्जी, इन्वायरमेंट एंड वाटर। इसे शॉर्ट में CEEW कहते हैं। ये दिल्ली बेस्ड नॉन प्रॉफिट पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन है। पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो गवर्नमेंट के थिंक टैंक के तौर पे काम करते हैं, गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम उनकी पॉलिसीज और बाकी सारी चीजों पे सुझाव देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे इंडिया का अपना सेंटर है जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सजेशन देता रहता है। ठीक है, ये इंडिया टॉप क्लाइमेट थिंक टैंक है। ठीक है, क्लियर है? तो वन ऑफ द टॉप क्लाइमेट थिंक टैंक्स है। और क्लाइमेट चेंज से कैसे बचाना है, क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए इकोनॉमी में, हर चीज में, उसके सुझाव आपके गवर्नमेंट को देता रहता है, क्या पॉलिसी बनानी चाहिए। गवर्नमेंट मानने या ना मानने वो अलग चीज होती है। थिंक टैंक का काम होता है लगातार विचार पेश करते रहना, ताकि सरकारों को देखो एक एक्सपर्टाइज्ड ओपिनियन मिलता रहे। अगर सरकार इनकी रिपोर्ट्स को मान लेती है तो इन्हें पैसे मिलते होते हैं, इस कारण ये इंस्टीट्यूशंस ऐसे काम करते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब आज का मैं तुम्हें इसके साथ में जो न्यूज आई थी वो भी बता दूं। देखो, इंडिया आपको पता ही होगा कि सोलर एनर्जी का एक बहुत एम्बिशियस टारगेट लगा के बैठा है कि मतलब 2022 तक हमने 100 गीगावाट तक पहुंचना था। इसके बाद भी हम अपनी कैपेबिलिटीज को एक्सपैंड कर रहे हैं, तो हम सोलर एनर्जी इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं।
ठीक है। पर सोलर एनर्जी के साथ प्रॉब्लम क्या है कि जो सोलर पैनल है, सोलर पैनल का वेस्ट हम कैसे मैनेज करेंगे, अभी तक उसका हमारे पास कोई प्लान नहीं है। सोलर पैनल का वेस्ट क्या हुआ, देखो एक तो टाइम टू टाइम सोलर पैनल्स के अपने आप में जो लाइफ होती है 25 को साल की होती है, बीच में कोई ना कोई सोलर पैनल या कोई सोलर सेल डैमेज भी हो सकता है, वो भी कहीं ना कहीं फेंकना पड़ेगा। उसके अलावा आपके जब 25 साल पूरे हो गए, पूरा का पूरा सोलर पैनल ही बेकार है, उसे भी तुम थ्रो अवे कर दोगे। तो इसे कैसे रिसाइकल करना है, कैसे बनाना है, आगे इसका क्या यूज हो सकता है, उसके बारे अभी गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है। ठीक है, जब हम ऐसी कोई पॉलिसी बना लेते हैं ना, उस इकोनॉमी को एक सर्कुलर इकोनॉमी कहते हैं। जिस चीज की, जिस कॉमोडिटी के बारे हम ऐसी कोई चीज बना पाते हैं उसे सर्कुलर इकोनॉमी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि तुम लोगों को इनकरेज करते हो, इंसेंटिव देते हो कि वो या तो रीयूज करें प्रोडक्ट या उनका कोई और इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी ऑल्टरनेटिव यूज वो किसी ना किस तरीके से साइकिल में घूमती रहे। मतलब तुमने पहले किसी एक चीज के लिए यूज किया, उसके बाद शायद उसके अंदर के कुछ कंपोनेंट बेकार हो गए, पर ज्यादातर कंपोनेंट किसी और काम आ गए। ठीक है, जैसे जब तुम फोन फेंक देते हो कि फोन किसी काम के नहीं है, बिल्कुल डेड हो गए कुछ भी, फोन की एक एक चिपसेट इनसे निकाला जाता है। उन सारी चीजों के साथ क्या किया जाता है, जैसे इनके अंदर से, जैसे एक अलग ही इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती है जो आपके मोबाइल फोन से ना गोल्ड एक्सट्रैक्ट करती है। आपके क्या कहते हैं, जो फोन है, फोन के अंदर सोना भी होता है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में, पर अंदर गोल्ड की बेल्ट भी लगी होती है। ठीक है, बहुत पतली सी, ऐसा नहीं है कि अमीर हो जाओगे रातों रात निकाल लिया, वो कुछ ग्राम से भी छोटी होती है, पर निकाल निकाल के अब सोना है, सोना रिसाइकल हो जाएगा। ठीक है, और जितनी भी चीजें वर्किंग हुई वो किसी ना किसी और चीज के काम आ जाएंगे। तो ऐसे लेट्स सपोज एक फोन बेकार हुआ, उसका कैमरा किसी और चीज के काम आ गया, मतलब तुम ऐसे एक पूरे इकोसिस्टम क्रिएट कर दो। तो इलेक्ट्रॉनिक कभी भी एक बेकार ही नहीं हुआ, उसके कंपोनेंट्स किसी और काम के आ गए, अंदर जो कंडक्टर्स हैं कुछ भी है वो किसी और काम आ गए। तो इस तरीके से कि फेंके ना हम सामान को, स्क्रैपिंग ना करें, क्योंकि वो अल्टीमेटली कूड़ा बनता है, उसे किसी और रीयूज्ड प्रोडक्ट में ले। जैसे एक सबसे कॉमन एग्जांपल जो घर पे इंडियन घरों में तो खासकर जो एक कपड़े की जर्नी होती है, ठीक है, पहनने से लेके जब तक वो डस्टिंग या पोचा ना बने तब तक वो चलता रहेगा, और उसमें भी वो जब फट ना जाए तब तक वो खत्म नहीं होगा। तो एक धागा अपनी पूरी जिंदगी जी के जाता है, जब तक वो लीरो लीर नहीं हो जाएगा तब तक वो खत्म नहीं होता। मतलब ये अपने आप में फनी चीज हम जरूर कहते हैं, पर इंडियन कल्चर में ये चीज समझदारी भी है, नहीं तो कपड़े कितने वेस्ट हो। ठीक है, तो इस कारण वो भी एक सर्कुलर इकोनॉमी है कि एक ही कपड़ा कहां से शुरू होकर कहां तक जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से क्लियर है। ये थे आपके आज के सारे करंट